जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें एक आपके ऐसे दोस्त के बारे में डिस्कस करेंगे जो मार्केट में हर वक्त आपसे तैयार रहता है माल लेने के लिए। कभी कभार वो ज़्यादा समझदार हो जाता है, कभी कभार वो बेवकूफ़ी का शिकार हो जाता है। और दूसरी जगह पे हम डिस्कस करेंगे कि ख़रीदना तो सबको आता है, लेकिन बेचना किसको आना चाहिए और किस तरह से बेचना चाहिए। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए आप लोगों को बेचना चाहिए अपने माल को। ये जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको देखते हुए आप लोग कैप्चर कर सकते हैं मैक्सिमम रैली को किसी भी स्टॉक की। ये बात मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं बात कर रहा। ट्रेडर्स को अपने स्टॉप लॉसेस के हिसाब से करना चाहिए, वो मैं स्टॉप लॉस की ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो। अगर आप लोगों ने देखनी है वहाँ पे जाके देख लें। दोस्तों बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल, हम चाहते हैं थोड़ा सा मार्केट को जल्दी ओवरव्यू कर लें। मार्केट ने 1,14,230 का लेवल सस्टेन किया है, 982 पॉइंट का इजाफा किया और 198 मिलियन के वॉल्यूम लगाए हैं, जो कि कदरे कम है मार्केट के मूव के लिए। अगर सस्टेनेबल मूव चाहिए तो इसको मज़ीद वॉल्यूम देने पड़ेंगे। वो हम आगे जाके मार्केट के चार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर मार्केट के पाई चार्ट की बात करें तो ओवरऑल सेक्टर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ख़ास तौर पे हेवी वेट सेक्टर्स में। इस वाले सेक्टर्स को तो हम आप लोगों को पहले से बताए चले जा रहे हैं, आप हमारी पिछली वीडियोस देखें। इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी ट्रिगर्स हैं और गोइंग फॉरवर्ड इसमें अभी भी मूव बन सकती है। फर्टिलाइज़र के हवाले से डिविडेंड आपको इसमें नज़र आएगा। आप देखें डिविडेंड मोटिव भी जाग गया है लोगों के अंदर, जिसमें आपको बैंक के अंदर भी अब डिविडेंड मूव मिलेगी और फर्टिलाइज़र के अंदर भी मूव मिलेगी। सीमेंट सेक्टर हमने आप लोगों को बता रखा है, इनकी फ़र्स्ट क्वार्टर की सेल्स अच्छी होने वाली हैं, तो आप लोग इस पे नज़र रखिएगा और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइएगा, ख़ास तौर पे उन स्टॉक को जो नहीं चले। आईटी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम कंपनी वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो माड़ी, एम टी एल, यू बी एल एंड सो ऑन सो फोर्थ ने अच्छा इंडेक्स में कंट्रीब्यूट किया। और अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एंग्रो होल्डिंग ने 225 पॉइंट्स निकाल दिए इंडेक्स से, और जिसकी मेन वजह यह है कि इसका टारगेट किसी ने दिया हुआ है 210 रुपये, और वो जो हाउसेस का जो टारगेट प्राइस है उसके आसपास जाके ये दोबारा भी मूव दे सकता है आपको। अगर मैं इसको समअप करूं एक लाइन में, तो ये मार्केट की सेलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है। जो कि अगर वॉल्यूम कम भी हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पार्टिसिपेशन ओवरऑल सेक्टर्स के अंदर है, विच इज़ इनकरेजिंग। दोस्तों अगर डेली चार्ट की बात करें इंडेक्स की, तो मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। इसका हमारा कंसर्न हमेशा से रहा है। ये जब तक वॉल्यूम बढ़ेंगे नहीं, मार्केट में फुली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब आप देखेंगे कल क्या होने वाला है इसके साथ। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कल इंडेक्स ने आपको देनी है गैप अप ओपनिंग, और वो जाके टकराएगा इस जगह से। मतलब आपको तकरीबन 1,15,000 के पास जाके रेजिस्टेंस यहाँ से मिलेगी और आपने वहीं पर ही जाके प्रॉफिट टेकिंग करनी है। देखें, मैं जब इस तरह के छोटे टारगेट के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की बात करूं तो व्हाट आई मीन के ट्रेडर्स मार्केट के आवरली ट्रेंड को देखें तो वो इस चैनल के अंदर मूव कर रही है, और ये अब आपको इसी तरीके से मूव करती हुई ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। बस इसके वॉल्यूम थोड़े से इनक्रेजिंग हो जाएं तो यह बहुत दूर नहीं है कि आपको जो है ये 1,20,000 का भी ट्रेंड दिखाना दिख शुरू कर दे। लेकिन हमेशा हम लोगों को बताया है कि देखें, आज भी हमने ग्रुप में पोस्ट किया कि ट्रेडर्स हजरात को अब साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगी। जिस तरह हमने आज ग्रुप में मैसेज शेयर किया था जब मार्केट हाई साइड पे थी कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और उसी टाइम आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक फ़ौरन से डिप आ गई थी और मार्केट नेगेटिव हुई, देन फिर वापस आपको पॉजिटिव होती हुई नज़र आई। देखें, ट्रेडर्स के बारे में कहा जाता है, इसकी मिसाल ऐसी है कि ये उस घोड़े पे बेट लगाता है जो उस टाइम रेस के अंदर तेज़ दौड़ा हो, चाहे वो लंगड़ाई क्यों ना हो। तो ये मेंटेलिटी रहते हुए आपने ट्रेड करनी होती है मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर का बिल्कुल पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, जो अभी हम डिस्कस करते हैं। जी तो दोस्तों, हम ज़रा आपके उस दोस्त की बात कर लेते हैं जो मार्केट में हमेशा आपके साथ रहता है और आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो कभी कभार बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी होता है और कभी कभार बहुत ज़्यादा होशियार भी होता है, तो आपने उससे साथ रहते हुए ट्रेड करनी होती है। मैं एक मार्केट के ओवरऑल एक सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट एक बेंजामिन ग्राहम ने दिया था, जिसको मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट कहा जाता है और बहुत कॉमन है
कि देखें, आप अगर किसी स्टॉक को देखें, मैं भी फॉर एग्ज़ांपल जीएल की बात लेता हूँ। अगर गंदारा ऑटोमोबाइल जो है वो आपको देखा कि वो 200 250 पे भी कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन आज जो है वो आपको कैप में नज़र आ गया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि उसका कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, अब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसकी पर आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सक्सेस होगा तो उसकी मटेरियलाइज होना ना होना वो एक रिसर्च का काम है। लेकिन जो मिस्टर मार्केट जो बैठा हुआ है, आपका एक दोस्त, वो आपसे हर प्राइस के ऊपर लेने और देने के लिए तैयार होता है। अब वो होशियार जब होगा कि जब वो वाकई साबित हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट उसका शूट अप कर गया। और जब वो बेवकूफ़ जब कहलाएगा जब आपने उसको बेच के और आप लोग निकल गए। और यही कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट जो है ये वॉरेन बफेट ने भी डिस्कस किया हुआ है अपनी काफ़ी जगहों पर। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट के अंदर ये एग्जिस्ट करती है चीज़ें। आप मिसाल ले लें, अभी एक और हम शेयर की बात कर लेते हैं, एयरलिंक की, जहाँ पे आपने देखा कि उस दिन लोअर लॉक पे जो है वो लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही एकदम से बाइंग की रैली बनी, एक हर्ड मेंटेलिटी बनी, तो मिस्टर मार्केट को जो है सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो गया और वो बाइंग डाली, ऐसी डाली कि आज भी जो है 200 से क्रॉस कर दिया। वरना वो उसको एक दो दिन पहले लोअर लॉक भी लगा रहे थे। तो आपने उस पार्टिसिपेंट का, उस दोस्त से फ़ायदा उठाना है। यही एक मार्केट का एडवांटेज है जो आपने उससे लेना है। आप बस उसको ये समझें कि वो आपका एक ऐसा दोस्त है जिसने आपको हर वक्त तैयार रहना है आपकी चीज़ ख़रीदने के लिए या आपको कोई चीज़ बेचने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे अब आप लोगों का एक सवाल बनना चाहिए कि हमने अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए उससे कैसे एडवांटेज लेना है, और हमारे पास मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, हमारे पास सोच क्या होनी चाहिए कि हम किस टाइम फ़ायदे में और किस टाइम नुकसान में हैं। यानी हमें उससे किस टाइम ख़रीदना चाहिए और किस टाइम उसको बेच देना चाहिए वो शेयर। तो ये डिस्कस करने के लिए अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने जा रहा हूँ। आपने मार्केट में इसी तरीके से इससे इंटरेक्ट रहना है। और दोस्तों, ये मेरे उस वाले सवाल का भी जवाब है जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि मुझे कब पता चले कि मुझे स्टॉक डिस्पोज करना है, मुझे कब बेचना चाहिए, या मुझे बेचने का आर्ट कैसे आएगा। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट लिंक्ड हैं। आप लोग इसके ऊपर बहुत तवज्जो दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है इससे। मेरे इन्वेस्टर भाइयों, आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि आप इकोनॉमिक साइकिल के किस फेज़ में बैठे हुए हैं। जैसे अभी मैं करंटली देखूं तो हम एक एक्सपेंशनरी फेज़ में बैठे हुए हैं जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट डाउन नज़र आ रहे हैं। तो इसमें पोजीशन बनाना होता है, ना कि पोजीशन को वाइंड अप करना। इसके अलावा और भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो मैंने पहले आपसे वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। आप उनको देखें, आपको और भी समझ में आ जाएगा। आपने इसको ट्रैक करते रहना है। नंबर वन, अब अगर वो इकोनॉमिक साइकिल आप लोगों की रिसेशनरी फेज़ की तरफ चली गई है, मतलब अब अगर कोई इंटरेस्ट रेट अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव करना शुरू कर दें या फेज़ आउट हो जाएं, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि अब पोजीशन वाइंड अप करने का टाइम आना शुरू हो गया है। और अगर वो जो फंडामेंटल फैक्टर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए अपने पिछले वीडियोस में, वो उनमें अगर कोई नेगेटिव चेंज आ रहा है तो भी आपने वाइंड अप करना शुरू कर देना है। सेकंड, जब आपको कोई इमरजेंसी कैश की नीड आ गई तो आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा कि, और उसके कोई चांस नहीं है क्योंकि इमरजेंसी के वक्त आपको जो भी नज़र आ रहा होता है आप लोग एग्ज़िट कर जाते हैं। थर्ड, आपकी कोई वैल्यूएशन एरर हो गई है। आपने कोई मॉडल बनाया, आपने कोई प्रोजेक्ट की थी कि आपकी स्टॉक की प्राइस ये आएगी, लेकिन वो आई नहीं। उसके दौरान ही आपको पता चलना शुरू हो गया कि नहीं, मेरे कोई फंडामेंटल एरर हो गया है, या कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं या एजम्पशंस की मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से मॉडल ने गलत रिज़ल्ट दिया। मेरे हिसाब से ये इसकी वैल्यू ये नहीं, अब ये होनी चाहिए। जैसे ही आपने उसको रिव्यू किया तो अब आप क्या करेंगे, उससे पोजीशन को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। फोर्थ, जब आपको पता चल जाए कि आपके पास उस इन्वेस्टमेंट से और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है, जब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी तो आप जो लेस अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है इसको छोड़ देंगे, आप स्विच कर जाएंगे। अब वो किसी भी शेप में हो सकती है, किसी और स्टॉक्स की सूरत में भी हो सकती है, आप वहाँ पे मूव कर जाएं, या आपके पास इवन मैं कह सकता हूँ आप समझते हैं कि मेरे लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना उस टाइम पे ज़्यादा बेनिफिशियल है और ज़्यादा लुक्रेटिव है, या फिक्स्ड इनकम में जाने में ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा है, तो तब भी आप स्विच कर जाएं। और लास्ट,
जब आपको पता चल जाए कि आपकी स्टॉक की फेयर वैल्यू आ चुकी है और अब वो मीट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि जब सिमेट्री 9-10 रुपये का था तो आपने उसकी फेयर वैल्यू निकाल दी कि ये 30 रुपये का हो जाएगा। अब वो 30 रुपये का हो गया है, उसने आपकी फेयर वैल्यू मीट कर ली है, तब आप एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, आपका एक नया कॉन्सेप्ट आएगा कि क्या आपको वहाँ पे 30 रुपये पे जैसे ही आ जाए तो क्या आपको निकल जाना चाहिए या आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। ये अब हम इस स्टेप में डिस्कस करते हैं आपसे। दोस्तों यहाँ पे ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। मेरी इस बात को आप ये इस तरह से 100% ना ले लिएगा कि ये मैं बात सिमेट्री की कर रहा हूँ तो ऐसे यही वाला स्टॉक होगा। ये जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर 3x हो जाता है अपनी उस वाली वैल्यू से जिस टाइम पे उसकी वैल्यूएशन हुई थी उस टाइम पे, तो ये क्या आप लोगों ने ओवर प्राइस हो चुका है या नहीं हो चुका, किस तरह अंदाज़ा लगाना है। जब वो स्टॉक 3x हो गया जो आपका टारगेट था, तो आपने वहाँ पे नंबर एक चेक लगाना है, क्या वो कंपनी अपग्रेड हो रही है। बाय अपग्रेड आई मीन कि कोई नई प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, कोई नई मार्केट में पेनिट्रेशन कर रही है, या वो एजम्पशन से हट के कुछ बात हो रही है जो आपने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिए थे अपने मॉडल के अंदर। दोस्तों एक अपग्रेडेशन तो ये हो गई। अब दूसरी अपग्रेडेशन इस सेंस में भी आप लोगों ने चेक करनी है कि अगर वो के सी ऑल के अंदर था तो वो क्या 100 इंडेक्स में शिफ्ट हो रहा है। अगर 100 इंडेक्स में शिफ्ट हो रहा है तो क्या वहाँ से शिफ्ट होकर फिर के सी 30 में जा रहा है या के एम आई 30 में जा रहा है, या अगर एम एस सी आई ने उसको डाउनग्रेड किया या अपग्रेड किया है। ये फैक्टर्स भी आपने जहन में रखने होंगे वहाँ पे कि अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन वहाँ से भी होती है। तो उसको देखते हुए भी आपने स्टॉक को वैल्यू करना है। अगर वहाँ पे अपग्रेडेशन हो रही है तो आपको एग्जैक्ट नहीं करना, आपने ये देखना है कि देखेंगे कि वहाँ पे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो सिर्फ बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जहाँ पे हमने ये कहा था कि फॉरेन कॉर्पोरेट पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं और वो किसी बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, चाहे उनको रिटर्न उस स्टॉक के अंदर कम भी मिल रहा हो। अगर इस वाले स्टॉक के अंदर इनको रिटर्न कम भी मिलेगा उस सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स को, तो दे विल बी मोर देन विलिंग टू बाय इट, तो उसकी वैल्यू वहाँ से और भी बढ़ सकती है। दोस्तों इसके साथ साथ आपने उस फेयर प्राइस के ऊपर ये भी देखना है कि इनके कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो नहीं आने वाले, या आप लोगों ने ये देखना है कि कोई पाइपलाइन में तो नहीं है इनकी कोई न्यूज़, कोई ट्रिगर्स ऐसे मौजूद तो नहीं है वहाँ पे, वो भी एसेस करने हैं आपने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने ये देखना है कि कहीं उनकी एक्विजिशन या मर्जर की कोई न्यूज़ तो नहीं चल रही। जैसे हमने एफएफसी और एफएफबीएल का देखा कि उसकी फेयर वैल्यू जो थी वो बिफोर मर्जर कुछ और थी, लेकिन उसके बाद से एकदम शूट करके वो 400 से ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से उसमें एक बहुत बड़ा ट्रिगर जनरेट हुआ और एकदम से उसके अंदर इन्वेस्टर कूदना शुरू हो गए। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं उन्होंने सबसे पहले बूम बस्ट को देखा, फिर इकोनॉमिक किस साइकिल के किस फेज़ में है उनको देखा, उसके बाद अपनी नीड को देखा, फिर अगर वो नीड पूरी हो रही है तो अपनी फेयर वैल्यू को देखा। फेयर वैल्यू को देखने के बाद के जो मैंने फैक्टर्स बताए उनको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद डिसीजन करने देना, आप फ़ौरन से आसरा नहीं करना, बेच देना है फिर। और दोस्तों ये 99.99% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यही फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों यहाँ तक आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। क्योंकि हम आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट लाने में और आप लोगों को उसको एजुकेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। ये ख़बर इनफैक्ट हमने अपने ग्रुप में भी शामिल की थी कि पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर रहा है कि 200 से 250 मिलियन डॉलर के बॉन्ड्स जो है पांडा बॉन्ड्स वो चाइनीज़ मार्केट में रेस करे। दोस्तों ये सब करने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की बॉन्ड रेटिंग बढ़ जाए, जिसमें सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर का और फिर मूडीज़ का। पाकिस्तान चाहता है कि उसको बी कैटेगरी में लेके आ जाए। देखें इससे आप देखेंगे कि 2023 में जब अपग्रेड होना शुरू हुआ था तो उस टाइम भी स्टॉक मार्केट ने इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया था। अगर ये इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो जाती है इन 2025 तो आप समझें मार्केट में नई लिक्विडिटी आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ एफबीआर चाहता है कि वो 1010 होंडा सिटी गाड़ियाँ जो है वो ख़रीद ले तकरीबन 6 बिलियन की।
इससे अब आज आपने देखा इसके शेयर्स के ऊपर एक इम्पेक्ट आया। देखें, ये ख़बर तो अपनी जगह पर है। हम ऑटो सेक्टर के बारे में पहले भी लगे थे कि फ़र्स्ट क्वार्टर के अंदर एक इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एफबीआर ख़रीदेगा तो ही इम्प्रूवमेंट आएगी। इसका मतलब ये था कि इनकी सेल्स इंक्रीज़ होने वाली हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो इनकी फाइनेंसिंग भी बढ़ेगी, जो कि इनके रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 30% होते हैं। और जो दूसरी अहम तरीन बात है कि इनका जो कैश साइकिल है वो बड़ा इम्प्रूव्ड होता है। ये तो पहले एडवांस पैसे मांगते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपको डिलीवर करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है इनका बहुत फेवरेबल होता है। इस वजह से आपको एकदम से जंप नज़र आता है। ये गेल के अंदर हो गया, या जिस तरह आप देखते हैं ना कि ऑटो में या साजगार में एकदम से आपको नज़र आता है, बहुत बड़ा जंप हो जाता है और लोग कहते हैं सट्टा हो गया। सट्टा वट्टा नहीं होता ये। इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा अच्छा होता है। ये आप पहले एडवांस में पैसे ले लें, फिर बाद में आपको ये चीज़ डिलीवर करेंगे। तो इनको कोई ज़्यादा अपना कैश फ्लो स्ट्रक नहीं करना होता है। इस वजह से इसके अंदर बहुत अच्छी मूव बनती है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप साजगार पे भी नज़र रखिएगा। अभी हम इसका एक टेक्निकली ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एफबीआर ने थोड़ी सी इंटेंट अगर थोड़ी इधर उधर कर दी तो ये नीचे भी गिर जाएगा। तो हम इसको टेक्निकली एवेलुएट करते हैं ये कहाँ पे जा सकता है। जी तो दोस्तों, एच कार के चार्ट को देख लेते हैं। डेली डेली बेसिस का ये चार्ट है। आप देखें कि आपको आपको क्या करना है। अगर इसमें ट्रेड लेनी है तो आप 295 से 290 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बैठे रहें, और आगे मूव आप देखें कि 324 और फिर उसके बाद 340 के पास जाएगा। जब ये ब्रेकआउट जब ही देगा जब ये 345 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे, या मैं राउंड कर लूँ तो 350, और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। आज उसने अच्छे वॉल्यूम दिखाया है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये आपको कल 324 आराम से दिखा देगा, 330 भी दिखा देगा। तो आप लोगों ने इसको अपने इसी तरीके से लेके चलना है। ये ट्रेड प्लान है इसका। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता रखा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर क्वार्टर में इस आने वाले में फेवरेट होने वाला है। जी तो दोस्तों, माड़ी ने थोड़ी सी मूव दिखाई और हमारे पास फिर दोबारा से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। तो माड़ी एक हमने बहुत पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, बहुत अच्छा शेयर है। ये अपनी पी की वजह से आपको 1000-1200 तक आराम से जाने की सलाहियत रखता है, इवन शॉर्ट टर्म के अंदर भी। का अभी देखें कल होगा क्या इसके अंदर। कल आपने इसको ने देनी है गैप अप ओपनिंग। अब जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगी तो आप देखेंगे कि इसको 715 पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी और फिर 725 पे आएगी। तो आपने उसी के टाइम पे जो ट्रेड वाले हज़र आते हैं उस पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है और निकल जाना है। फिर ये दोबारा नीचे आएगा, फिर दोबारा रीबाई कर लिएगा तकरीबन 700 या 715 के आसपास। तो ये इसका ट्रेड प्लान होगा, आपने इसी तरीके से करना है और फिर इसको 750 के लिए भी ट्रैक करते रहना है। अगर ये 760 से ऊपर निकल गया तो ये आपको 800 दिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, क्योंकि यही हमने कंसोलिडेशन, आप लोगों को याद होगी, कहा था कि इसको यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन करने दें, और जितनी अच्छी कंसोलिडेशन करेगा ये उतनी ही अच्छी एक मूव देता हुआ जाएगा। तो ये इसका फ्यूचर अच्छा है। इसके अंदर हमने आपको ट्रिगर्स भी बता रखे हैं, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसमें कोई ख़राबी नहीं है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो ये मैंने आपको बता दिया है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।